Hello everyone, I am Diksha. Today I am going to discuss the first chapter, the last lesson of class 12th. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जब कोई दूसरा देश किसी जगह पर कब्जा कर लेता है तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनके अपनी लैंग्वेज पे और उनका जो पैट्रियोटिज्म होता है उस पर क्या असर पड़ता है। इस स्टोरी के जो ऑथर है वो कौन है? अल्फोंस डॉडेट। Alphonse Daudet was a distinguished French novelist, dramatist, and short story writer, widely celebrated for capturing the sentimental charm and raw social political realities of provincial life in 19th century France. जो ऑथर है वो कौन है? अल्फोंस डॉडेट। वो फ्रांस के फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, बहुत फेमस थे वो। Initially working as a school teacher, Daudet soon dedicated himself fully to literature. His style is characterized by deep human empathy, vivid characterization, poignant psychological realism. वो पहले खुद एक स्कूल टीचर थे, इसलिए वो इंसानी जज्बातों को और जो उनकी जो स्कूल की लाइफ है बच्चों की, वो बहुत अच्छे से अपनी स्टोरीज में दिखाते थे क्योंकि वो उससे खुद रिलेट कर पाते थे। Context of the story set during the aftermath of the Franco-Prussian War, Daudet highlights how war impact ordinary citizens, families, and classrooms, focusing on the loss of their primary cultural acknowledged language. ये जो स्टोरी है ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की है, 1872 1871 तक जो हुई थी। जब ये जो वो वॉर हुई थी इसमें क्या होता है, जो फ्रांस है वो हार गया था और उसका असर जो आम लोग हैं उस पे पड़ा था, जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर पड़ा था। अब इसमें दो मेन कैरेक्टर्स है, फ्रांस जो छोटा बच्चा था और एम हेमेल जो टीचर थे। ओके, France represent a typical carefree schoolboy of Alsace. At the story starts, he is a truant who prefers chasing birds, eggs, and sliding in the warm sun over studying grammar rules. जो फ्रांस है वो एक छोटा बच्चा था जो बहुत केयरफ्री था, बहुत लापरवाह था। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको क्या पसंद था? बर्ड्स को परेशान करना और अंडे ढूंढना और बाहर धूप में घूमना अच्छा लगता था। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जो उसकी लैंग्वेज है वो उससे छीनी जा रही है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और ये अच्छा और जो वो फ्रांस है वो मैच्योर हो जाता है। अब सेकंड जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो है एम हेमिल। एम हेमिल is a dignified, strict French teacher who was faithfully served the small village school for 40 years. Through initially feared as hard tempered, he reveals deep emotional vulnerability. He is fiercely patriotic, dressing in his finest Sunday clothes to honor his last lesson. He accepts blame for past negligence and acts as the moral and cultural compass for the villagers. अब जो एम हेमेल है वो स्कूल के एक स्ट्रिक्ट फ्रेंच टीचर है जिन्होंने 40 साल तक बच्चों को पढ़ाया है। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दिए हैं बच्चों को। वो वैसे तो बच्चों को बहुत डराते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट हैं थोड़े, लेकिन वो अपने दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे देशभक्त है वो। और वो अपने आखिरी दिन पर स्पेशल क्लोथ्स पहन कर आते जो संडे को ही वो नॉर्मली पहना करते थे। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। Franz started for school late that morning. He was terrified of being scolded by M. Himmel because he was supposed to recite rules on participles and did not know a single word. अब क्या होता है, जो फ्रांस होता है उसको डर लग रहा होता है क्योंकि वो लेट हो रहा होता है स्कूल जाने के लिए। और उसने एम हेमल ने जो उसे होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पे रूल्स लर्न करने के लिए वो भी उसने नहीं किया होता, तो उसे डर लग रहा होता है स्कूल जाने से। As he ran past the town hall, he noticed a large crowd gathered near the bulletin board. For 2 long years, all terrible war news, lost battles, drafting orders had come from there.
जब वो भागते हुए स्कूल जा रहा होता है तो वो क्या देखता है, जो बुलेटिन बोर्ड है उसके पास बहुत ज्यादा क्राउड जमा हो रखी है, भीड़ हो रखी है। और पिछले 2 साल से जो जितने भी वॉर की न्यूज है, जितनी भी बुरी खबर है, वो वहीं से आ रही होती हैं। He arrived at school expecting a very heavy commotion to sneak inside unnoticed. Instead, he found the atmosphere perfectly still, calm, and as quiet as Sunday morning. अब क्या होता है, जब वो स्कूल जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा शांति होती है, संडे मॉर्निंग की तरह। Upon sneaking to his desk, Franz was amazed to see that M. Hemmel was not angry. Instead, he wore his beautiful green coat, frilled shirt, and embroidered black silk cap, attire reserved for high inspection days. अब क्या होता है, फ्रांस जब जाता है तो वो लेट होता है, बट एम हेमल उस पर गुस्सा नहीं होते, वो उसको डांटते नहीं है। बल्कि वो क्या देखता है कि एम हेमल ने अपने स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं, जो बेसिकली इंस्पेक्शन डेज पर पहनते हैं। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फिल शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप पहनी होती है उन्होंने। Even more shocking, the back benches, which were usually completely empty, were occupied by the quite tearful villagers' elders, including old Hauser, the former mayor, and the former postmaster. अब फ्रांस जो है वो क्या देखता है कि जो बैक बेंचेस हैं, जो नॉर्मल डेज में खाली रहते हैं, वहां पर विलेज पीपल बैठे हुए हैं। They sat in silent solidarity to thank M. Himmel for his 40 years of service and shows respect for a country that was there's no more. अच्छा बच्चों, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है डेफिनेटली। इसमें आपसे पूछेंगे कि कौन से ऐसे 3 रीजंस हैं जो विलेज पीपल है, मतलब वहां पर बैठे थे, वो क्या 3 रीजन है। तो इसमें आप बोलोगे कि to show respect for their country, to thank M. Hamill for his 40 years of service, to show respect for their country, to thank M. Hamill for his 40 years of service. Sorry, and they were sorry for not going to school. Okay. M. Hamill stood before them and announced in a grave, gentle tone, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो"। अब जो एम हेमएल है वो उनके सामने खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और जो आपका न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा। फ्रेंड्स फेल्ट अ फिजिकल शॉक। हिज हेवी बुक्स, grammar notebooks, and history books, which he had considered an absolute nuisance just minutes ago, suddenly felt like dear old friends he could never bear to lose. He suddenly realized why M. Himmel had dressed in his Sunday best and why the old villagers were sitting in tears. अब जो फ्रांस है उसको एक शॉक लगता है, वो क्या देख, मतलब एक शॉक एकदम से, जब वो एमएमएल की बात सुनता है एकदम से उसे शॉक लगता है कि जो उसकी बुक्स है उसको बहुत प्यारी लगने लगती है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो उसे बहुत बुरी लगती थी अपनी बुक्स, अब उसे वो बहुत प्यारी लगने लगती है, जिसे वो खोना नहीं चाहता। और फ्रांस को अब समझ आता है कि जो एम हेमेल है उन्होंने संडे पे जो क्लोथ्स पहनते हैं या इंस्पेक्शन डेज पे जो क्लोथ्स पहनते हैं, अपने स्पेशल क्लोथ्स, वो उन्होंने क्यों पहना है और ओल्ड विलेजर्स क्यों बैठे हैं वहां पर क्लासरूम में। M. Hamel delivers a profound message regarding the sanctity of one's native language. He praises French as the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. अब जो एम हेमल है वो अपना मैसेज देते हैं अपनी लैंग्वेज को, ही प्रेजेस, और वो अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है उनमें सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही अर्ज हिज स्टूडेंट्स द community to guard and cherish their mother tongue among themselves and to never neglect it under occupation. When a people are enslaved as they
hold fast to their language. It it is as if they had the key to their prison. उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वहां के लोग अपनी मातृभाषा को नहीं भूलते तब तक समझो उनके पास की है उनकी प्रिजन की, उनकी फ्रीडम की। अब इसमें क्या है, मतलब बच्चों ने, पेरेंट्स ने और एमएमएल ने खुद ने नेग्लेक्ट किया लैंग्वेज को। ठीक है, देयर आर थ्री मेन people which are responsible for not learning the language. Okay, the parents preferred sending children to work on farms or cotton mills for extra income. इसमें क्या है, पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया है कि पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए बच्चों को काम पर भेजा लैंग्वेज सिखाने की जगह। M. Hamel sent students to water flowers, give holidays when he wanted to go trout fishing. एम हेमिल खुद भी क्या करते थे, बच्चों को बोल देते थे कि तुम वाटर दे दो प्लांट्स में, और जब भी उनका मन करता था फिशिंग पे जाने का तो वो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। द स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली डिलेड लर्निंग अज्यूमिंग देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम टुमारो। इसमें बच्चों की खुद की भी गलती है, वो क्या करते थे, वो सोचते थे हम तो ये कल कर लेंगे, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ओके, the aggressive imposition of German in French speaking territories highlights how oppressors use language to suppress culture and assert total political hegemony. अब इसमें क्या बताया गया है, जो जीतने वाला देश हारने वाले देश पर अपनी भाषा जबरदस्ती थोपता है। The habit of saying we will learn it tomorrow proves costly. The sudden ban shows that opportunities to learn and preserve heritage must be seized before they are lost. चीजों को कल पर डालने की आदत हमें बहुत भारी पड़ती है, इसलिए हमें अपना काम टाइम पर खत्म करना चाहिए। Language is not simply syntax, it is the soul of a community holding fast to one's tongue. Act as an intellectual shield against enslavement and cultural erasure. इसमें क्या बताया गया है कि जो भाषा है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, बल्कि भाषा मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री की आत्मा होती है। The silent final gesture. As the stroke of noon, as the church clock struck 12, Prussian trumpets blared beneath of the school window, signaling the end of the lesson and the dawn of a new regime. Emmanuel stood up pale and choked with intense emotion. Unable to speak, he turned to the blackboard, grasped a piece of white chalk, and wrote in his largest, boldest hand. अब दोपहर के ठीक 12 बजे चर्च की घड़ी बजी और बाहर प्रूशिया के जो सैनिक है उन्होंने आवाज की। एम हेमेल खड़े हुए, उनका जो गला है वो बहुत ज्यादा रूंध गया था और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा ना इमोशनल थे। उन्होंने बस कुछ नहीं किया, चौक उठाई, ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा वाइवा ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। लर्निंग हिज हेड अगेंस्ट द स्टोन वॉल, he silently gestured with his hand to the class. School is dismissed, you may go. अब वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे, उन्होंने बस अपना जो सिर है वो दीवार से टिकाया और बिना कुछ बोले अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल खत्म, आप जा सकते हैं। ओके बच्चों, सो आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है।